हेलो एवरीवन। लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो एलएलबी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है उसको लेकर मैं डॉक्टर पूजा शिम्पा गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर से हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स में जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस के पहले के दो वीडियोस में हमने नेग्लिजेंस की थ्योरीज क्या हैं, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव थ्योरीज, नेग्लिजेंस की डेफिनेशन देखी विनफिल्ड की, और नेग्लिजेंस के एसेंशियल्स पढ़े हमने। एसेंशियल्स में फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि प्रतिवादी का सावधानी बरतने का विधिक कर्तव्य होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट था विधिक कर्तव्य, लीगल ड्यूटी। ठीक है, अब हम सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं आज के वीडियो में। इसमें सेकंड पॉइंट है कि जो फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा कि वो विधिक कर्तव्य होना चाहिए प्रतिवादी का, वह विधिक कर्तव्य वादी के प्रति होना चाहिए। सेकंड पॉइंट हमारा है कि वादी के प्रति विधिक कर्तव्य होना चाहिए। इसको हम और अच्छे से देखते हैं कि जो हमारा डोनाल्ड वर्सेस स्टीवेंसन केस था उसमें लॉर्ड एटकिन ने जो पड़ोस का सिद्धांत प्रतिपादित किया था उसमें उन्होंने कहा कि वह कर्तव्य पड़ोसी के प्रति होना चाहिए, पड़ोसी यानी वादी के प्रति होना चाहिए। और मैंने आपको पहले बताया था कि पड़ोसी कौन है। पड़ोसी वह व्यक्ति है जिसमें हमें यह पता होता है कि हमारे कार्य से प्रत्यक्ष रूप से या निकटता से वह व्यक्ति प्रभावित हो सकता है, चाहे भौतिक रूप से वह हमारे पास हो ना हो, बहुत दूरी पे हो, लेकिन हमारे कार्य का डायरेक्ट इफेक्ट उस पर पड़ता है तो वो हमारा पड़ोसी होगा। तो उपेक्षा के लिए जब वाद दायर किया जाता है तो माननीय न्यायालय यह देखेगा कि जो प्रतिवादी ने असावधानी बरती है तो उस असावधानी में उसने जो उपेक्षा की है वह उपेक्षा के लिए जो उसका विधिक कर्तव्य था वह वादी के प्रति था या नहीं। तो इस केस में वादी को यह साबित करना पड़ता है कि प्रतिवादी का जो कर्तव्य था वह वादी के प्रति सावधानी बरतने का था। केवल यह कि प्रतिवादी ने उपेक्षापूर्ण कार्य किया, सिर्फ इस बात से वह नुकसानी प्राप्त करने के लिए वादी सफल नहीं हो सकता। तो हम यह कैसे पता लगाएंगे कि सावधानी बरतने का कर्तव्य वादी के प्रति था या नहीं? तो इसके लिए बोरेल वर्सेस यंग में लॉर्ड रसेल ने कहा था कि सावधानी बरतने का कर्तव्य किसी भी व्यक्ति का केवल उन व्यक्तियों के प्रति ही है, सिर्फ उन व्यक्तियों के प्रति जिनके लिए वह युक्ति युक्त रूप से पूर्वानुमान लगा सकता है, यानी रीजनेबल रूप से यह सोच सकता है कि उसके काम से वे व्यक्ति प्रभावित होंगे। ठीक है, यानी अगर युक्ति युक्त रूप से वह पूर्वानुमान नहीं लगा पा रहा है और बहुत दूरस्थ प्रभाव के लिए वह प्रतिवादी दायी नहीं होगा। इस तो अब हम ये बोरहिल वर्सेस यंग में जो फैक्ट्स हैं उसको देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा केस लो है। बोरहिल वर्सेस यंग में एक मछुआरा था और उसकी पत्नी 8 महीने की गर्भवती थी। एक दिन मछुआरे की पत्नी अपने हस्बैंड की मछलियाँ वगैरह टोकरी में रखने की इस तरह से हेल्प कर रही थी। तो दूसरी ओर काफ़ी दूरी पर एक मोटरसाइकिल सवार था। वो बहुत तेज़ गति से अपनी मोटरसाइकिल चला रहा था और इस तरह से असावधानी से चलाने से उसकी मोटरसाइकिल एक कार से टकरा गई और मोटरसाइकिल चालक की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। अब जो मछुआरे की पत्नी थी वह बहुत दूरी पर थी, उसने चालक को भी नहीं देखा, न घटना को देखा, और जो ट्राम से लगभग 15 गज की दूरी पर थी, लेकिन उसने सिर्फ उन आवाज़ों को सुना था। और बाद में जब वो घटना स्थल पर गए तो उसने सिर्फ वहाँ घटना पर फैले हुए खून को देखा।
तो ये सब देखकर उसको मानसिक आघात पहुंचा और उसने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। तो इस तरह से उसके द्वारा उपेक्षा का वाद दायर किया गया मोटरसाइकिल चालक के उत्तराधिकारियों पर। तो इस केस में फिर लॉर्ड रसेल ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो वादिनी थी, वादिनी के प्रति मोटरसाइकिल चालक का सावधानी बरतने का कोई कर्तव्य नहीं था। क्यों? क्यों नहीं था? क्योंकि मोटरसाइकिल चालक युक्तियुक्त रूप से यह पूर्वानुमान नहीं लगा सकता था कि उसके जो असावधानीपूर्ण कार्य है उससे इतनी दूर, जो दूरी में इतनी दूर है, उस मछुआरे की पत्नी प्रभावित हो सकती है। इसके लिए न्यायालय ने कहा कि जो मोटरसाइकिल चालक था उसके जो लाइन ऑफ विजन में भी नहीं थी वह, और जहाँ से वो मोटरसाइकिल चालक गुजर रहा था वह मछुआरे की पत्नी उसको दिख भी नहीं रही थी और वह पूर्व कल्पना भी नहीं कर सकता था। इसलिए वादिनी के प्रति प्रतिवादी का कोई विधिक कर्तव्य नहीं था। इसलिए वादिनी को कोई भी नुकसानी दिलवाने के लिए न्यायालय ने मना कर दिया। एक और केस देखते हैं, ग्रेट सेंट्रल रेलवे वर्सेस पैट्स का। इसको गश्ती सिपाही क्या केस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या हुआ, एक पुलिस वाला था, रात को गश्त कर रहा था। पेट्रोलिंग के दौरान उसने देखा कि एक गोदाम का दरवाज़ा बंद पड़ा हुआ था। तो उसने सोचा कि कोई गड़बड़ तो नहीं है, ऐसा करके वो उस गोदाम में एंटर हुआ। लेकिन वहाँ अंधेरा था और एक गड्ढे में वह गिर गया, जिससे उसे चोट लगी और उसने वाद दायर किया उपेक्षा के लिए। तो माननीय न्यायालय ने कहा कि उस गोदाम के जो मालिक है उसका कोई विधिक कर्तव्य उसके प्रति नहीं था, पुलिस वाले के प्रति, और वो वैसे भी अतिचारी था, तो उसे कोई भी क्षतिपूर्ति माननीय न्यायालय ने देने से मना कर दिया। इस तरह से फ्रेंड्स हमने 2 पॉइंट्स पढ़े कि प्रतिवादी का विधिक कर्तव्य होना चाहिए और सेकंड पॉइंट है वह कर्तव्य वादी के प्रति होना चाहिए। अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं कि वह प्रतिवादी जिसका विधिक कर्तव्य वादी के प्रति था वह अपने कर्तव्य का भंग करे। ऑब्वियसली वह अपने कर्तव्य का भंग करेगा, यानी कि सावधानी बरतने के कर्तव्य का भंग करेगा तभी वह उपेक्षा करेगा, तो उपेक्षा के लिए वाद दायर किया जाएगा। इसको हम कहेंगे ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू टेक केयर। इसमें हम देखते हैं कि जो प्रतिवादी का कर्तव्य था सावधानी बरतने का, वह उसे भंग करता है। तो सावधानी कितनी बरतनी थी और किस लेवल पे सावधानी में कमी रहने पर उसे भंग माना जाएगा, तो इसको हम कहेंगे कि जो इसमें हम मानवोचित सावधानी और दूरदर्शिता के सिद्धांत को लागू करेंगे। यानी कि मानवोचित सावधानी का मतलब हुआ कि एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति, सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में जितनी सावधानी बरत सकता है, अगर प्रतिवादी ने उतनी सावधानी बरती है तो उसे हम कहेंगे उसने कर्तव्य का भंग नहीं किया है। और दूसरा पॉइंट है कि दूरदर्शिता का सिद्धांत लागू करेंगे। दूरदर्शिता का सिद्धांत यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति युक्तियुक्त रूप से यह सोच सकता है, पूर्व कल्पना कर सकता है कि मेरे कार्य से अन्य व्यक्ति प्रभावित होगा, तो हम उसे कहेंगे ये दूरदर्शिता का सिद्धांत लागू होता है। तो हम यह देखते हैं कि यह पूरी तरह से एक तथ्य का प्रश्न होगा कि किसी भी मुकदमे में प्रतिवादी ने कर्तव्य का भंग किया है या नहीं किया है। यह पूरी तरह से मुकदमे के फैक्ट्स पर निर्भर करेगा और उस फैक्ट्स पे ही माननीय न्यायालय यह तय करेगी कि कितनी सावधानी बरतनी चाहिए थी और उसमें से प्रतिवादी ने कितनी सावधानी नहीं बरती है।
इसके लिए हम केस देखते हैं, श्रीमती अर्चना पाल का केस है। इसमें श्रीमती अर्चना ने लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन करवाया था, इसके बाद में भी वह गर्भवती हो गई, तो उसने केस दायर किया। तब माननीय न्यायालय के सामने ये फैक्ट्स आए थे कि जो ये ऑपरेशन होता है उसमें पहले से ही उससे ये लिखवा लिया गया था कि इस ऑपरेशन की सफलता का कोई गारंटी नहीं है और सरकार या किसी अन्य के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, और ना ही वह रेगुलर चेकअप के लिए आई थी। तो इस तरह से जो वादिनी थी वह प्रतिवादी के कर्तव्य का भंग करने का जो पॉइंट है वह साबित नहीं कर पाई, तो माननीय न्यायालय ने वादिनी को क्षतिपूर्ति नहीं दिलवाई। अरुण कुमार का एक केस है जिसमें जू में एक शेरनी ने 3 साल के बच्चे का हाथ खा लिया था, काट लिया था। जू पर वाद दायर किया गया, तो न्यायालय ने कहा कि जंतुआलय का वाकई में ये कर्तव्य था कि जंतुआलय को सुरक्षित अवस्था में रखा जाए और वे देखे कि जंगली जानवर किसी को नुकसान न पहुंचाए, इसलिए माननीय न्यायालय ने क्षतिपूर्ति दिए जाने का आदेश दिया। साथ ही एक सरस्वती पारामाई का केस देखते हैं जिसमें बिजली का खंभा आंधी तूफान आने से गिर गया था और इससे वादी की मृत्यु हो गई थी और वादी के विधिक अधिकारी उत्तराधिकारियों ने यह वाद दायर किया था। तब न्यायालय ने कहा कि वाकई में खंभों को सही तरह से स्थापित करने की विभाग की जिम्मेदारी थी और उन्हें उपेक्षा के लिए दायी ठहराया गया। साथ ही में हम एक और केस देखते हैं, चिन्नाथामी वर्सेस तमिलनाडु का। इसमें जो सरकारी स्कूल थी उसमें पानी की टंकी गिर गई थी और 2 बच्चों की मृत्यु हो गई थी, तो माननीय न्यायालय ने कहा कि वाकई में स्कूल के अधिकारियों का यह कर्तव्य था कि पानी की टंकी सही और सुरक्षित रखें और उसकी स्थापना सही करें, और उन्होंने इस कर्तव्य का भंग किया, इसलिए वादी को न्यायालय ने 1.5 लाख रुपए हर्जाना दिलवाने का आदेश दिया था। साथ ही हम एक केस और देखते हैं, बोल्टन वर्सेस स्टोन का केस। इससे भी हमें यह स्पष्ट होगा कि प्रतिवादी ने कर्तव्य का भंग किया या नहीं, यह पूरी तरह से तथ्य पर निर्भर करता है। तो इस केस में जो क्रिकेट का मैदान था उसके पास से जो जनमार्ग गुजर रहा था उस पर वादी खड़ा था और अंदर जो गेम चल रहा था क्रिकेट का, उससे एक बॉल उछल कर उसके पास आ गई और उसे चोट लगी, जो आज तक 100 सालों तक भी नहीं लगी थी, क्योंकि चार दीवारी इतनी ऊपर थी कि कोई भी इस तरह की पूर्व कल्पना नहीं कर सकता था कि वह गेंद बाहर निकलकर जा सकती है। तो न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी ने अपना कर्तव्य भंग नहीं किया क्योंकि उन्होंने पर्याप्त सावधानी बरती थी और इस बहुत ही कम जो खतरा दिख रहा था उसकी कोई भी पूर्व कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में न्यायालय ने प्रतिवादी को जिम्मेदार नहीं ठहराया। फ्रेंड्स, आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 4th नंबर पॉइंट करेंगे और उसके साथ हम ये भी देखेंगे कि सावधानी बरतने का स्तर क्या होना चाहिए और नुकसानी किस तरह से दिलवाई जाएगी। थैंक यू सो मच।